हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को किस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। इसके लिए सर्किट के थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसको रजिस्टर कहते हैं, ये बैटरी है। एरोस के साइन शो करते हैं कि फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये स्विच है। अगर फ्लो जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज जो है वो राइज हो रहा है, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है इसका मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कहते हैं कि डिटरमिन करंट आई इन द सर्किट। अब इस सर्किट में करंट आई शो करना है। अच्छा, इसके लिए क्या दिया है? वोल्टेज दिया है 6 दिया है, और रेजिस्टेंस दिया है 3, और आई की वैल्यू करंट हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखें, हमें यहाँ पर यूज करना होगा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ जो है वो हम यूज करते हैं करंट फाइंड आउट करने के लिए। क्या है ओम्स लॉ? ई इज इक्वल टू आई आर। ओम्स में फॉर्मूला नाम लिख देती हूँ, ओम्स लॉ। ठीक है, ये करंट के लिए यूज करते हैं। E इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है इसका। E यूज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूज होता है। और इसका जो वो है वोल्टेज है, यूनिट इसका आई जो है वो करंट के लिए यूज होता है। इसका करंट इसका एम्पेयर है, और इसको यूनिट आई से शो करते हैं, और लिखते इसके आई से हैं, रिप्रेजेंट आई से करते हैं। इसका वोल्टेज भी, इसको लिखते भी वी से हैं, और इसका यूनिट भी वी ही है। ठीक है, इसका यूनिट एम्पेयर है, ए से लिखते हैं, और लेकिन इसको रिप्रेजेंट आई से किया जाता है करंट को। ठीक है, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से, ये आर जो है रेजिस्टेंस के लिए शो होता है, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो यूनिट है वो ओम है। सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखिए हमें वोल्टेज भी दिया है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू आई आर, इसमें सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर कोई लीनियर इक्वेशन ज्यादा नहीं बन रहे, एक ही लीनियर इक्वेशन बनेगी और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इससे आगे हम इसकी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पर हम E की वैल्यू लगाएंगे 6 वोल्टेज आ रहा है, आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू है 3, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 एम्पेयर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी मुश्किल। यहाँ पर हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या फाइंड आउट करना है? करंट I1 I2 I3 ये फाइंड आउट करना है। देखिए ये वाला करंट I1 I2 और I3 कहाँ पर है? ये रहा I3 फाइंड आउट करना है, ये इन साइड पर है। ठीक है, ये वाला, इसको हम रेड से मार्क करते हैं यहाँ पर, ये I3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के लूप्स बन रहे हैं, तीन क्लोज लूप बन रहे हैं। किस तरह से? ये देखें, यहाँ इससे प्रीवियस एग्जांपल में 1 क्लोज लूप बन रहा था, यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोज लूप बन रहे हैं। कैसे 3 क्लोज लूप बन रहे हैं? एक लूप हमारे पास ये वाला हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर ये देखें ये वाला, ये मैं आपको यहाँ से बता, रेड कलर का लाइन बना के ऐसे ही एक लूप ये है। ठीक है, एक लूप ये लेफ्ट साइड का लूप है, ये राइट साइड वाला लूप बन गया है। और इसको थोड़ा सा यहाँ कर लें यहाँ से। ठीक है, ये राइट साइड वाला लूप बन गया। और एक ये जो पूरा रेक्टेंगल बन रहा है ये हमारा क्या बन गया? ये आउटसाइड लूप बन गया। यानी कि एक ही आउटसाइड लूप है जो पूरा बड़ा रेक्टेंगल है, और ये जो दो स्मॉल रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, ये लेफ्ट साइड वाला लूप बन गया, ये राइट साइड वाला लूप बन गया। तो तीन लूप्स इसके अंदर बन रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाते हैं इसकी। ठीक है, पहले हम इसे इरेज करते हैं थोड़ा सा, ताकि इसकी इक्वेशन जब हम बनाएं तो आपको आसानी से नजर आए। सही है, तो हम यहाँ पर इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस बनाने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक लॉ आपको देखना होगा, और वो लॉ क्या है? ये है किरचॉफ, जो है किरचॉफ करंट लॉ है। ये क्या कहते हैं कि द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग into any node is equal to the sum of the currents flowing out। ठीक है, इनके फ्लो आउट और फ्लो इन जो है वो हमेशा इक्वल होता है करंट के लिए भी। सही है, तो अगर ये फ्लो इक्वल होता है तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या इक्वेशंस बन रही हैं, हम वो देखते हैं। हम यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं, नोड्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोड ए है और नोड बी, दो तरह की नोड्स हैं हमारे पास। नोड ए आ गया, नोड बी आ गया। यहाँ पर हम वोल्टेज बनाते हैं इसकी, इस तरह से बनाते हैं हम। अच्छा, इक्वेशंस यहाँ पर हम बनाते हैं इसकी। इक्वेशंस जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर हम लिखते हैं नोड्स, यहाँ पर लिखते हैं नोड्स, यहाँ पर लिखते हैं करंट इन, जैसे वहां हमने फ्लो इन और फ्लो आउट लिखा था, करंट इन। और यहाँ लिखते हैं करंट आउट, करंट
आउट, ठीक है। नोड्स कौन कौन सी है, ए नोड है और बी नोड है, दो ही नोड्स है हमारे पास, सही है। नोड ए में आप देखें, नोड ए में जो हमारे पास इन और आउट में जा रहे हैं वो कौन कौन से जा रहे हैं, हम वो देख लें आप। नोड ए में हमारे पास जो इन फ्लो इन में है वो ये वाला है फ्लो इन, और ये वाला है फ्लो इन, ये आउट में है जा रहा है, ठीक है। तो फ्लो इन में हम लिखेंगे I1 प्लस I2, सही है। तो फ्लो इन की वैल्यू लगाते हैं हम, फ्लो इन में हमारे पास आ रहा है I1 प्लस I2, ये हमारे पास फ्लो इन में आ रहा है, और फ्लो आउट में सिर्फ इसका एक ही आ रहा है, वो है I3, सही है। इसी तरह से हम लिखेंगे बी नोड का। बी नोड को अगर आप देखें तो बी नोड में फ्लो इन जो है वो कौन सा है, बी नोड की तरफ कौन सा जा रहा है, ये फ्लो इन है बी में, ये इन की तरफ जा रहा है बी का, और ये देखें बी से आउट की तरफ ये जा रहा है, ये देखें ये बी से आउट की तरफ जा रहा है ये वाला, और ये देखें ये आउट डायरेक्शन में बी से आउटवर्ड जा रहा है, ये यहाँ बी से कनेक्टेड है ना, इस तरह से बी से आउटवर्ड जा रहा है। तो I3 इसका इनवर्ड है और I1 और I2 इसका आउटवर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे I3, आप देखें दोनों इक्वेशंस एक ही जैसी बन रही हैं। I2 यहाँ पर आएगा I1 प्लस I2, तो इससे जो हमारे पास इक्वेशंस बन रही हैं वो एक इक्वेशन बनी दोनों से, तो हम एक ही दफा लिखेंगे I1। अच्छा, ये फ्लो इन और फ्लो आउट, करंट इन करंट आउट चूंकि इक्वल होता है, तो I1 प्लस I2 इसको इस साइड पर ले आए, तो ये हो जाएगा I3 इज इक्वल टू I3 माइनस I3, सॉरी माइनस I3 आ जाएगा, माइनस I3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन तो हमारे पास एक ही आ गई, हमने तो ये करंट से देख लिया कि करंट इन और आउट इक्वल होता है, तो हमारे पास इससे तो एक इक्वेशन बनी, जबकि हमारे पास जब तीन अननोन है, अब तीन अननोन है, करंट I1 करंट I2 करंट I3, तीन फाइंड आउट करने हैं, तो जब तीन हमारे पास अननोन हो जाएंगे तो हमें तीन इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अच्छा, करंट लॉ से हमने ये एक इक्वेशन बना ली है, इसमें तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन हमें चाहिए होंगी, तो अब हमें इसी का एक और लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यूज भी यहाँ पे दी हुई है, तो हो सकता है कि हमसे वोल्टेज से कोई इक्वेशंस हमारे पास आ जाएं, तभी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। तीन अननोन है तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एटलीस्ट थ्री इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं। तो अब देखते हैं कि वो लॉ क्या कहता है और उसमें से हम क्या किस तरह से इक्वेशंस बनाएंगे। तो लॉ हम यहाँ पे लिखते हैं, कहते हैं कि इन वन ट्रेवर्सल of any closed loop the sum of the voltage rises equal the sum of the voltage drops, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज जो है ये कहते हैं किसी भी ट्रेवर्सल क्लोज लूप में एक ही जैसा होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर वोल्टेज राइज हो रहा है, कहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उनकी उनसे हम इक्वेशंस बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले इक्वेशंस बनाने से पहले जिस तरह से वहां हमने नोड ए नोड बी लिखा था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लूप्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लूप्स में बताया है कि अगर कोई सी भी क्लोज लूप है तो उसमें वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप एक जैसा होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम लिखेंगे लेफ्ट, तीन लूप बन रहे हैं ना, मैंने बताया था, एक ये वाला, एक ये लेफ्ट वाला, एक राइट वाला और एक आउटसाइड वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट इनसाइड लूप, लेफ्ट इनसाइड लूप लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट इनसाइड लूप है ये। दूसरा हम लिखेंगे राइट इनसाइड लूप, ये इनसाइड जो दो रेक्टेंगल बन रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। और फिर हम लिखेंगे आउटसाइड लूप, जो बाहर वाला रेक्टेंगल बन रहा है वो वाला, ठीक है, आउटसाइड लूप। ये हमारे पास बन गया एक मैट्रिक्स की शक्ल में, एक टेबल की शक्ल में बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पर हम लाइंस बना लेते हैं ताकि हमसे मिस्टेक ना हो, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर हम लिखते हैं वोल्टेज राइज लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया हमने वोल्टेज ड्रॉप। तो अब हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने सबसे पहले देखना है लेफ्ट इनसाइड लूप का। तो लेफ्ट इनसाइड लूप में आप देखें, लेफ्ट इनसाइड लूप में हम देखते हैं वोल्टेज वोल्टेज राइज कौन कौन सी है। तो लेफ्ट वाला लूप ये है, ये वाला लूप पूरा लेफ्ट वाला है, इसके अंदर हमने वोल्टेज राइज देखना है। तो वोल्टेज राइज के लिए मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा फ्लो, तो वो वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो वो वोल्टेज राइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कितना जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज राइज में क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, हम यहाँ इस ग्राफ से देखते हैं।
वोल्टेज राइज में एक हमारे पास 50 वोल्ट है, ठीक है, 50 वोल्ट से अब 50 वोल्ट हम लिखेंगे यहाँ पर। जो यहाँ पर बैटरी है ना, ये तो हमेशा राइज को ही शो करेगी, तो आपने यहाँ पर राइज ही लिखना है 50, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास 50 आ गया। और आप देखें, ये वाला जो है, ये हमारे पास यहाँ से जो जा रहा है, ये भी पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव की तरफ, ठीक है। यूं देखें, इस डायरेक्शन में है। देखें, ये डायरेक्शन बताई हुई, ये जो बनाया हुआ है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताई हुई है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएगा, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, ये यहाँ से जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है, ठीक है, तो इसका ही बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहा है, ये एरो को देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से निकल रहे हैं। और कहाँ से, ये देखें, ये वाली साइड भी है इसकी, ये जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो ये दोनों जाएंगे राइज की तरफ, ये I1 और I3 ड्रॉप की तरफ जाएंगे, सॉरी, ये दोनों ड्रॉप की तरफ जाएंगे। और राइज में कुछ भी नहीं है, कोई करंट राइज की तरफ नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पे जो वोल्टेज है बैटरी का, सिर्फ वही लेंगे हम। तो राइज में हमारे पास आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ड्रॉप में आ जाएगा, क्या क्या आएगा, 5। इसके साथ ये रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जिस करंट के साथ रेजिस्टेंस आ रहा है। ये करंट, ये आई करंट का रेजिस्टेंस 5 है, तो हम लिखेंगे 5I1, ठीक है, प्लस, और I3 का रेजिस्टेंस है 20, ठीक है, तो हम लिखेंगे 20I3, इस तरीके से। अब हम देखेंगे राइट साइड वाला लूप। अब ये राइट साइड वाला लूप ये रहा। राइट साइड वाले लूप में देखें, ये 30 वोल्टेज तो इन है ही है, ठीक है। हम बाकी देखते हैं कि राइज मतलब राइज है, वोल्टेज राइज है। अब राइज में और देखते हैं कि और कौन सा है। राइज का मतलब ये होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो देखो, यहाँ नेगेटिव से कोई जा रहा है जी, ये बिल्कुल जा रहा है, I2 जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस है 10। तो हम लिखेंगे 10 प्लस 10I2, ठीक है। इसके अलावा कोई और देखते हैं कि और इसमें कोई जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसके अलावा और ये देखें, ये I3, ये पूरा रेक्टेंगल है ना, ये राइट साइड वाला। तो ये देखें, I3 भी इन ये जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से शुरू इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है, इसका वोल्टेज जो है, सॉरी, इसका रेजिस्टेंस 20 है, तो 20I3 बनेगा। तो प्लस 20I3 बनेगा, ठीक है। और इसका आउट देखते हैं, इसके आउट में कोई भी नहीं है, इसका ड्रॉप नहीं हो रहा, यानी कि लेफ्ट राइट वाले उसमें कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि देखें, इसमें कोई भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0, इसके ड्रॉप में कोई नहीं है। अब यहाँ देखते हैं आउट लूप में। आउट लूप ये वाला लूप है जो बाहर की तरफ है, ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल, ठीक है। अब बड़ा रेक्टेंगल का मतलब ये है कि हमने ये जो इन साइड वाला, ये वाली लाइन हमने कंसिडर नहीं करनी है, ये वाला एज कंसिडर नहीं करेंगे हम। तो बाहर वाली जो पूरी रेक्टेंगल बड़ा बन रहा है, इसको हम लेंगे। तो अब यहाँ देखें, अब बाहर वाली डायरेक्शन में देखें, हमारे पास क्या बनता है, 30 और 50 तो है, ये 30 और 50, ये बाहर वाले उसमें है ना, बाहर वाले पूरे लूप में, बाहर वाले रेक्टेंगल में। तो 30 और 50 तो हमारे पास राइज है, 30 और 50, ठीक है, 50 और 30 जो भी लिखना है हम। इसके बाद और कौन सा है जो जो राइज का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये जा रहा है, सही है, ये यानी कि 10I3, 10I2, सही है। ये देखो, I2 जा रहा है, नेगेटिव से निकल रहा है, ये देखें, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है, और ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया 10I2, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर 10I2। और इसके अलावा और कोई भी नहीं है जो नेगेटिव की साइड से निकल रहा है, सही है। तो हम यहाँ पे ले इसको छोड़ देंगे। अब इसका ड्रॉप देखते हैं। जब इसका ड्रॉप देखेंगे तो हमने पॉजिटिव साइड से देखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कौन सा जा रहा है, तो पॉजिटिव से एक ये जा रहा है, तो 5I1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5I1, ठीक है। और देखते हैं, और इसके अलावा और कोई नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि हम आउटर लूप ले रहे हैं, सही है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बनाएगा किस तरह की, हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरह की बनेंगी। अब यहाँ पे बनेंगी 5, ये इसको देखें, 5I1, ठीक है। कलर इसका थोड़ा चेंज करते हैं, व्हाइट लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर नजर आए। 5I1 प्लस 20I3 इज इक्वल टू, क्या होगा, 50 होगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा 10I2 प्लस 20I3 इज इक्वल टू -30, इसको उधर ले जाएं, -30,
वोल्टेज वाले लॉ में क्या है कि वोल्टेज इक्वल होगा ड्रॉप और राइज का, ठीक है, अगर एक क्लोज लूप है। और थर्ड इक्वेशन से क्या बनेगा, 50 प्लस 30 से 80 आ जाएगा। इसको उस साइड ले जाएंगे और या इसको इधर ही रहने दें, 5i1 के पास 10i2 को ले जाएं, तो 5i1 माइनस 10i2 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब अगर आप इस थर्ड इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन हमने जो पीछे बनाई थी उसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। पीछे भी हमने एक इक्वेशन बनाई थी, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस बनी हैं, यहाँ पर दो इक्वेशंस बनी है, एक इक्वेशन बनी है ये वाली 3 के, इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं और इसे 4 कह देते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि 4 वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसे अगर हम इसमें से निकाल भी देते हैं तो सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुपरफ्लॉस इक्वेशन है। सुपरफ्लॉस किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पर देखें, इन दो इक्वेशंस को अगर मैं एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, यानी कि अगर 2 में से 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सही है, तो मेरे पास एग्जैक्टली इक्वेशन 4 बन जाएगी। 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन 4 बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को निकाल देंगे इसमें से, और इस इक्वेशन की जगह इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये वाली इक्वेशन को इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा वो किस तरह का बनेगा, इस तरह से बनेगा। एक इक्वेशन हम पुरानी वाली ले लेते हैं, i1 प्लस i2 माइनस i3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं 5i1, जो दूसरी और तीसरी इक्वेशन बनी थी, 5i1 जो हमने वोल्टेज से बनाई थी, ठीक है, वो वाली लेंगे हम। 20i3 इज इक्वल टू -50 था, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास -50 था, +50 था, +50 है हमारे पास, ठीक है, ये देखें +50 है, सही है। तो ये हमारे पास आ गया +50। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास बनी थी 10i2 प्लस 20i3 इज इक्वल टू -30। हम देख लेते हैं, यही बनी थी 10 प्लस 20, ठीक है, ये इक्वेशन बनी थी। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। इसको हम थोड़ा सा रोमन में लिख देते हैं 2, और ये हो गई है 3, ठीक है। अब इन इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे मेथड्स, ऑलमोस्ट सारे मेथड सिखा चुकी हूँ। अगर कोई और मेथड भी आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका भी आपको ट्यूटोरियल बना दूंगी। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास i1 की वैल्यू आती है 6, i2 की वैल्यू आती है, मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाह रही हूँ इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही। इसको सॉल्व करना मैंने कई बार पीछे अपने लेक्चर्स में सिखाया हुआ है, तो आप वहां से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ये मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब i2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जो कि किस चीज को इंडिकेट कर रही है, कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन जो है, जो दी हुई है वो ऑपोजिट है, सही है। ये जो हमें डायरेक्शन दी हुई है ना, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ था, किस चीज की डायरेक्शन, जो i2 की डायरेक्शन दी हुई है ना, ये ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, i2 की वैल्यू है मेरे पास -5 आई है, जो कि किस चीज को इंडिकेट कर रही है, कि ऑपोजिट डायरेक्शन को, यानी कि जो गिवन डायरेक्शन है ना, ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रही है i2 की, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का करंट के अंदर, जो सर्किट्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर एप्लीकेशंस हो गई। इसके बाद वाले लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशंस जो है वो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए यूज करेंगे। हम देखेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं